हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पायला के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पायला का डाइजेस्टिव सिस्टम में हम शुरुआत करते हैं कि पायला का भोजन क्या है। पायला जो है मुख्य रूप से पानी के जो पौधे होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, या फिर कभी कभी जो मृत जीव होते हैं उन अवशेषों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है। हम शुरू करते हैं कि पायला में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल डिस्क्राइब करेंगे हम, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है पायला की, उसे तीन भागों में बांटा गया है: फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? फोरगट के अंतर्गत आता है ये बक्कल कैविटी वाला भाग और ईसोफेगस वाला भाग। मिडगट के अंतर्गत कौन सा भाग आता है? स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और हाइंडगट के अंतर्गत कौन सा भाग आता है? रेक्टम। तो इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल को तीन भागों में बांटा गया है: फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अब हम लेते हैं, सबसे पहले फोरगट से शुरू करते हैं। जहाँ आप डायग्राम में देखो, ये इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल शो की गई है। अब हम शुरू करते हैं फोरगट में। सबसे जो पहला पार्ट शुरू होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या है? माउथ। माउथ जो है वो किस में ओपन होता है? बक्कल कैविटी में। माउथ किस में ओपन होता है? बक्कल कैविटी में। तो यहाँ आप देखो, बक्कल कैविटी जो है, इस बक्कल कैविटी में, ये बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी में बंच ऑफ मसल्स यानी खूब सारी पेशियाँ पाई जाती हैं, और इन पेशियों के बंच जो है इसको कह देते हैं बक्कल मास। अब हम लेते हैं कौन कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं और कहाँ पाई जाती हैं। ये इसका डॉर्सल व्यू है। तो डॉर्सल व्यू में मसल्स कहाँ हैं? एक मसल है मीडियन डॉर्सल, तीन जोड़ी हैं एंटीरियर साइड में, एंटीरियर डॉर्सोलेटरल मसल, यानी अग्र की तरफ पृष्ठ पार्श्व में तीन जोड़ी मसल्स पाई जाती हैं, 1, 2 और 3। ठीक है। और ये दो जोड़ी हैं जो पोस्टीरियर साइड में है और डॉर्सोलेटरल साइड में है। ठीक है। तो उसके हिसाब से कितनी हो गई डॉर्सल साइड में? एक हो गई मीडियन डॉर्सल मसल, तीन जोड़ी हैं एंटीरियर साइड में डॉर्सोलेटरल मसल, और दो जोड़ी हैं पोस्टीरियर साइड में डॉर्सोलेटरल मसल। इसका वेंट्रल व्यू डायग्राम में शो नहीं हुआ है। तो वेंट्रल साइड में जो इसमें मसल्स पाई जाती हैं वो हैं तीन अग्र पेशियाँ, यानी यहाँ आगे की तरफ तीन पेशियाँ पाई जाती हैं, और पीछे की साइड में एक जोड़ी लंबी और सुदृढ़ लेट्रोवेंट्रल मसल यानी पार्श्व अधरीय पेशी का एक जोड़ा पाया जाता है। तो ये हो गया इसके डॉर्सल साइड की मसल्स और वेंट्रल साइड की मसल्स। अब वापस देख लें इसको। डॉर्सल साइड में एक मीडियन डॉर्सल मसल, तीन जोड़ी एंटीरियर साइड में डॉर्सोलेटरल मसल, दो जोड़ी पोस्टीरियर साइड में डॉर्सोलेटरल मसल, और वेंट्रल साइड में तीन अग्रपेशियाँ एंटीरियर मसल और एक जोड़ी लंबी और सुदृढ़ लेट्रोवेंट्रल मसल पाई जाती हैं। ये जो मसल्स हैं ये जो है कलेक्टिवली क्या कहलाएंगी? बक्कल मास। और इन मसल्स का क्या काम है? प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, यानी जिस समय भोजन को ग्रहण करना होता है उस समय माउथ का ओपन होना, क्लोज होना, जॉज का मूवमेंट, रेड्यूला का मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं, और जो है माउथ वाले पार्ट का यानी हेड वाले पार्ट का बाहर निकलना और वापस से अंदर आना, ये सारी चीज़ों का नियंत्रण इन मसल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया। सबसे पहले क्या है? माउथ जो बक्कल कैविटी में ओपन होता है उसमें है बक्कल मास। ठीक है। उसके बाद में हम लेते हैं यहाँ पर बक्कल कैविटी जो है, इसमें दो भाग
में बांटा गया है बक्कल कैविटी को। ये टीएस है बक्कल कैविटी का। बक्कल कैविटी जो है यानी ये कैविटी है, इसे दो भागों में बांटा गया है। आगे का संकरा भाग जो है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल, और पीछे का चौड़ा भाग जो है ये कहलाता है पोस्टीरियर पार्ट। आगे का संकरा भाग क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। और पीछे का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? पीछे का चौड़ा भाग है पोस्टीरियर पार्ट। अब हम पहले लेते हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। ये वेस्टिब्यूल है, आगे का भाग है, संकरा और नलिकाकार भाग है। माउथ जो है ये गार्ड किया जाता है स्फिंक्चर के द्वारा। यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, जैसे हमारे लिप्स होते हैं उस तरह से यहाँ पर अवरोधनी यानी जो माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। तो माउथ के दोनों साइड में स्फिंक्चर यानी अनुदैर्ध्य पेशियों के द्वारा बनाया गया ये स्फिंक्चर अवरोधनी होता है, जिसका फंक्शन है माउथ को ओपन करना और क्लोज करना। ठीक है। और यहीं पर ही आप देखो ये ऊपर की साइड में, यहाँ ऊपर की साइड में यानी डॉर्सल साइड में एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है, अ पेयर ऑफ जॉ। ये शो किया गया है जॉ, एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है। दोनों जो जबड़े होते हैं ये एक पतली क्यूटिकल की झिल्ली के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, और इस जबड़े के ऊपर, जबड़े के आगे की साइड में यहाँ पर दंतुर पाए जाते हैं, जिसमें असंख्य छोटे छोटे दांत होते हैं और 2 या 3 बड़े दांत होते हैं। तो ये डॉर्सोलेटरल साइड में है। दोनों जबड़े कहाँ पर हैं? डॉर्सोलेटरल साइड में, यानी वेस्टिब्यूल के डॉर्सोलेटरल साइड में दोनों जबड़े हैं। दोनों जबड़े आपस में एक पतली क्यूटिकल की झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं, और जबड़ों में, यहाँ आप देखो ये जबड़े का डायग्राम शो किया है, जबड़ों में जो नीचे का भाग होता है वहाँ पर वो कटिंग एज है। कटिंग एज यानी यहाँ पर 2 या 3 बड़े दांत हैं और छोटे छोटे खूब सारे दांत हैं। इन कटिंग एज की सहायता से ही यह पायला क्या करता है, जिन पौधों को काटना खाना होता है उसको काटने का काम करता है, काट करके अंदर ले लेगा। ठीक है। और जबड़े का बाहर आना भी किसके द्वारा होता है? बाहर आना और अंदर आना प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल के द्वारा। ठीक है। और जबड़ों का मूवमेंट भी किसके नियंत्रण में है? प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल के काम का फंक्शन है। अब हम लेते हैं यहाँ वापस से इस डायग्राम को ले लेते हैं हम। आगे का भाग, बक्कल कैविटी के आगे का भाग जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल, और यहाँ माउथ जो है इट इज़ गार्डेड बाय स्फिंक्चर जिसमें अनुदैर्ध्य मसल्स होती हैं, और वेस्टिब्यूल में ही डॉर्सोलेटरल साइड में ऊपर की तरफ डॉर्सोलेटरल साइड में एक जोड़ी जबड़े हैं। जबड़ों का काम होता है जो भोजन ले रहा है उसको काटना। ठीक है। जबड़ों का बाहर आना और जबड़ों का अंदर आना, और जबड़ों का फंक्शन जो है ये कंट्रोल होता है प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स की सहायता से। अब हम लेते हैं इसका पीछे का भाग, बक्कल कैविटी का पीछे का भाग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यदि हम इस पार्ट को समझ लेते हैं तो हमें पायला का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है आगे। अब यहाँ पर आप देखो फर्श वाले भाग पर, पोस्टीरियर पार्ट में फर्श वाले भाग पर ये जो ब्लू कलर की संरचना बनाई गई है, ये ब्लू कलर की संरचना कहलाती है टंग मास। जिस तरह से हमारे भी बक्कल कैविटी में फर्श वाले भाग पर जीभ होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी पोस्टीरियर पार्ट जो है बक्कल कैविटी का, इसके फर्श वाले भाग में ये जो पार्ट है ये कहलाता है टंग मास, और यहाँ इसको क्या कहते हैं? ओडोंटोफोर। क्या कहते हैं इसको? ओडोंटोफोर। ये लिखा हुआ है ओडोंटोफोर। ठीक है। ओडोंटोफोर जो है ये मस्कुलर पार्ट है और इसे प्रोटेक्ट किया जाता है कार्टिलेज के द्वारा। इसके आगे की साइड में यहाँ पर एक जोड़ी सुपीरियर कार्टिलेज होता है जो इसको सपोर्ट दे रहा है, और लेटरल साइड में, यहाँ दोनों लेटरल साइड में एक जोड़ी लेटरल कार्टिलेज होता है जो ओडोंटोफोर को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर सुपीरियर कार्टिलेज एक जोड़ी और लेटरल कार्टिलेज एक जोड़ी। सुपीरियर कार्टिलेज जो ऊपर की तरफ है लगभग ट्रायंगल शेप का है,
और लेटरल कार्टिलेज जो इस ओडोंटोफोर के दोनों साइड में है, डॉर्सो लेटरल साइड में, दोनों साइड में है। और यह लेटरल कार्टिलेज लगभग एस शेप का होता है, यहाँ मैंने शॉर्ट में मेंशन किया है। सुपीरियर कार्टिलेज ट्रायंगल शेप का है और लेटरल कार्टिलेज एस शेप का होता है, ठीक है। और ये कार्टिलेज जो है ये ओडोंटोफोर को सपोर्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, इस ओडोंटोफोर के अंदर की साइड में यहाँ पर एक प्रवर्ध निकला रहता है, एक प्रोजेक्शन सा निकला हुआ है। ये प्रोजेक्शन कहलाता है सब रेड्यूलर ऑर्गन। क्या कहलाता है? सब रेड्यूलर ऑर्गन। सब रेड्यूलर ऑर्गन और ये नीचे का जो स्फिंक्चर है, इसके बीच में यहाँ पर एक नलिकाकार पार्ट जो बनता है, ये कहलाता है सब लिंगुअल कैविटी। सब लिंगुअल कैविटी, लिंगुअल मतलब क्या है? जीभ वाला पार्ट। तो ये सब लिंगुअल कैविटी है और ये सब रेड्यूलर ऑर्गन। सब मतलब क्या है? नीचे की साइड में, ठीक है। तो ये सब रेड्यूलर ऑर्गन, यहाँ जो प्रवर्ध है ये सब रेड्यूलर ऑर्गन, और इसके और स्फिंक्चर के बीच में जो स्पेस है नलिकाकार, वो है सब लिंगुअल ऑर्गन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, जो इसका और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट का, इस ओडेंटोफोर के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक रेतनांग जैसी संरचना पाई जाती है, रिबन के जैसी संरचना है। और इस रिबन के जैसी संरचना को लिंगुलर रिबन भी कह सकते हैं, यानी जीभ के ऊपर की तरफ एक रिबन के जैसी संरचना है। और यह जो रिबन के जैसी संरचना है ये लगभग थोड़े बहुत ब्राउन कलर की होती है। और यहाँ आप देख रहे हो इसमें ट्रांसवर्स रोज हैं, ये ट्रांसवर्स रोज हैं और ये वक्र शेप की है, इस तरह से कर्व्ड शेप की है, ठीक है। और ये रिबन के जैसी संरचना जो है ये इस सैक में उपस्थित है, ये स्पेस है यहाँ पर, इस स्पेस में उपस्थित है। और इस रिबन के जैसी संरचना को कहते हैं रेड्यूला। क्या कहते हैं इसको? रेड्यूला कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इसमें, इसको कहते हैं रेड्यूला, ये रेड्यूला। तो पोस्टीरियर पार्ट में हमें दो चीज़ों के बारे में स्पेशली मेंशन करना है। एक क्या? ओडोंटोफोर। ओडोंटोफोर इज सपोर्टेड बाय दो पेयर ऑफ कार्टिलेज। एक पेयर ऑफ कार्टिलेज सुपीरियर साइड में है जो ट्रायंगल है, दूसरा पेयर ऑफ कार्टिलेज लेटरल साइड में है जो एस शेप का है, ठीक है। और इसके ऊपर की तरफ ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो वक्र शेप का है, कर्व्ड है, और जिसमें ट्रांसवर्स रोज में दंतुर उपस्थित हैं, और ये कहलाता है रेड्यूला। रेड्यूला रेडुलर सैक में उपस्थित होता है। और इस रेडुला का निर्माण रेडुलर सैक जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, रेडुलर सैक की जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन ही इस रेडुला का निर्माण करती रहती है। और रेडुला का मूवमेंट कैसे होता है? इसके ऊपर ये ओडोंटोफोर है, इसके ऊपर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। इस तरह से ये ओडोंटोफोर के ऊपर जो है अपने ही सैक में ओडोंटोफोर के ऊपर आगे पीछे जो है एक जो है चेन सॉ मूवमेंट करता है, जैसे आरी गति करती है ना आगे पीछे वैसे। और इसके ऊपर ये जो ट्रांसवर्स लाइंस हैं, यहाँ आप देखो ये इसका डायग्राम शो किया गया है। यहाँ ट्रांसवर्स लाइन में दांतों की पंक्ति है ये, ठीक है। और इसका एक पर्टिकुलर डेंटल फॉर्मूला होता है, यानी फिक्स जो है इसमें दांतों की संख्या है। यहाँ ये इसका डायग्राम शो किया गया है। यहाँ पर मध्य में मार्जिनल, तो ये एक सिंगल मार्जिनल बनाया गया है, और दोनों मार्जिन के दोनों साइड में एक एक लेटरल, और किनारे पर दो दो मार्जिनल टीथ उपस्थित हैं। प्रत्येक रो में, प्रत्येक ट्रांसवर्स रो जो है टीथ की, उसमें क्या है, मध्य में एक मीडियन के साइड में एक एक लेटरल, एक जोड़ी लेटरल हो गया, और दो जोड़ी क्या हो गए, मार्जिनल टीथ। तो इस तरह से डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, 2:1:1:1:2। तो प्रत्येक रो में कितने दांत हो गए, 7 दांत हो गए। और इस तरह की ट्रांसवर्स रोज जो हैं, ये इसके अंदर खूब सारी ट्रांसवर्स रोज जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। और इसका जो आगे का हिस्सा है
यहाँ पर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप प्रेजेंट होता है। अब हम वापस इस डायग्राम पर आते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये इसका आगे वाला भाग, ये जो फ्लैप है, ये आगे वाला भाग जो है ये इस ओडोंटोफोर के ऊपर व्यवस्थित होता है, और ये रेडुला जो है ये इस तरह से चेन सॉ मूवमेंट करता है। ठीक है, अब हम लेते हैं आप इस रेडुलर सैक के अंदर, ये आगे की तरफ घिसता अगर जाएगा, टूटता जाएगा, क्षतिग्रस्त होता जाएगा, तो पीछे की तरफ से जो रेडुलर सैक की जो मेम्ब्रेन है वो इसको लगातार बनाती रहती है। तो इसीलिए इसकी ओवरऑल जो साइज़ है वो लगातार उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर जॉस की सहायता से इसने, मान लो कोई लीफ है उसको काटा, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, कटने के बाद में वही प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स की सहायता से ये रेडुला वाला पार्ट आगे आ जाता है, और इसके जो दंतुर हैं, इन दंतुरों में जो भोजन इसने काटा है वो इन दंतुरों में फंस जाता है, और इस तरह से वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से वो जो भोजन के पार्टिकल हैं उन्हें और छोटे छोटे कणों में काट दिया जाता है, बारीक कणों में काट दिया जाता है। तो इस तरह से ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। इसके नीचे की जो सरफेस है ये तो स्मूथ होती है, नीचे की सरफेस स्मूथ होती है, क्या कहलाएगी? सब रेडुलर मेम्ब्रेन जो स्मूथ है, और ऊपर की सरफेस पर ट्रांसवर्स रोज में क्या उपस्थित है? दांत उपस्थित हैं, जो पर्टिकुलर डेंटल फॉर्मूला है 2 1 1 1 और 2। ठीक है, तो ये हो गया इसके किसके बारे में? बक्कल कैविटी के बारे में। अब बक्कल कैविटी में हमें क्या डिस्क्राइब करना है? आगे का भाग वेस्टिब्यूल और पीछे का भाग पोस्टीरियर कैविटी। वेस्टिब्यूल में हमें स्फिंक्टर और जॉस के बारे में बताना है, और पोस्टीरियर में हमें स्पेशली ओडोंटोफोर और रेडुला के बारे में डिस्क्राइब करना है और उसका फंक्शन। ठीक है, अब बक्कल कैविटी के बाद में बक्कल कैविटी ओपन होती है ईसोफेगस में। ये ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में हमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना है। ईसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। भोजन जो बक्कल कैविटी में आया वो ईसोफेगस में जो है पहुंचा दिया जाता है, और ईसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ आकर के किस तरफ मुड़ जाएगा? लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएगा, और ये ओपन होगा किसके अंदर? स्टमक के अंदर। ये किस में ओपन होगा? स्टमक में ओपन होगा। स्टमक फूली हुई संरचना है। स्टमक लेफ़्ट साइड में उपस्थित है। स्टमक के 2 पार्ट हैं, आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग। आगे वाला भाग कार्डियक स्टमक कहलाता है, और पीछे वाला भाग पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। कार्डियक स्टमक थोड़ा फूली हुई संरचना है, चौड़ी संरचना है। पाइलोरिक स्टमक एक ट्यूबुलर संरचना है। कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक जो है उनका जो जंक्शन है, उस जंक्शन पर ओपन होती है, उस जंक्शन के ऊपर ओपन होती है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक का जो जंक्शन है वहाँ पर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है, जो अपना स्रवन यानी सिक्रीशन इसमें डालती है। अब हम लेते हैं यहीं पर इस स्टमक में, पाइलोरिक स्टमक से आगे की तरफ यहाँ पर एक अंधनाल पाई जाती है, सीकम, जिसका कोई फंक्शन विशेष नहीं है। पाइलोरिक स्टमक आगे की तरफ ओपन होता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो है वो अब विजरल ऑर्गन्स में चली जाती है, अंतरांग पुंज में चली जाती है, और अंतरांग पुंज में ये कहाँ पर उपस्थित है? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जनन वाहिनी, और वहाँ पर जो है ये पहुँच जाती है इंटेस्टाइन में 2.5 या 3 वर्ल्स होते हैं, क्योंकि अंतरांग पुंज में क्या है? वर्ल्स हैं, कुंडलन है। तो इंटेस्टाइन के अंदर भी 2.5 या 3 क्या है? कुंडलन पाए जाते हैं। और मुख्य जो भोजन का अवशोषण है वो किस में होता है? इंटेस्टाइन में होता है। पाचन मेन कहाँ पर हो जाएगा? स्टमक वाले पार्ट में। ठीक है, और अवशोषण किस में होगा? इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। इंटेस्टाइन फिर आगे राइट साइड में मुड़ते हुए ओपन होती है, किस में? रेक्टम में ओपन होती है। ये रेक्टम जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मोटी भित्ति का स्ट्रक्चर है,
और इसमें जो वेस्टिजियल पार्ट है, यानी जो भोजन पचने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, वो जो है रेक्टम तक पहुंचता है। और रेक्टम कहाँ उपस्थित है? हमने जो इसका मेंटल कैविटी और पेलियल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ गिल चैम्बर जो होता है, उस गिल चैम्बर में ये गिल है और गिल के नीचे की साइड में यहाँ पर रेक्टम होता है। यानी हम कह सकते हैं गिल और गोनोडक्ट के बीच में, गिल और गोनोडक्ट के बीच में ब्रैंकियल चैम्बर में रेक्टम उपस्थित होता है, जो ओपन होता है एनस के द्वारा। तो इस तरह से बाहर जाने वाला जो पानी है, जो जाएगा राइट नुक्कल लोब से, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो भी राइट नुक्कल लोब के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया इसका एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम लेते हैं इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 4 प्रकार की होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेजियल ग्लैंड या पाउच हम कह सकते हैं, बक्कल ग्लैंड एंड हिपैटोपैनक्रिएटिक ग्लैंड, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है हिपैटोपैनक्रिएटिक ग्लैंड का और सलाइवरी ग्लैंड का। बाकी ईसोफेजियल पाउच और बक्कल ग्लैंड जो सिक्रीट करती हैं, उनका संभवतः भोजन से संबंधित है, लेकिन कोई विशेष कार्य जो है इसका ज्ञात नहीं है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पर ईसोफेगस के दोनों साइड में यहाँ पर उपस्थित है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ब्रांच्ड दिख रही है और वाइट कलर की है, और सलाइवरी ग्लैंड डॉर्सल साइड में, यहाँ पर डॉर्सोलेटरल साइड में ओपन होती है बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा में म्यूसिन होता है और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेस एंजाइम होता है। अब हम लेते हैं सेकंड पेयर, ईसोफेजियल पाउच। ये ईसोफेजियल पाउच की पोजीशन सलाइवरी ग्लैंड के दोनों साइड में यहाँ पर ईसोफेजियल पाउच है। ये एक डक्ट के द्वारा ओपन होता है जंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी एंड ईसोफेगस, यानी संधि स्थल। ईसोफेगस और बक्कल कैविटी का जो जंक्शन है, संधि स्थल है, वहाँ पर ये ईसोफेजियल पाउच ओपन होता है। अब हम लेते हैं बक्कल ग्लैंड कहाँ पर उपस्थित है। बक्कल ग्लैंड आप यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ बक्कल ग्लैंड मेंशन करी गई है। तो ये बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर वाले पार्ट में, डॉर्सोलेटरल साइड में, बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर वाले पार्ट में डॉर्सोलेटरल साइड में एक जोड़ी बक्कल ग्लैंड पाई जाती है, और ये जो सिक्रीशन सिक्रीट करती है वो भी संभवतः भोजन को आगे यानी ईसोफेगस में पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 3 जोड़ी जो ग्लैंड्स हैं, ये तो यहाँ बक्कल मांस के आसपास में ही हैं। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेजियल ग्लैंड एंड बक्कल ग्लैंड। और जो सबसे बड़ी ग्लैंड है पाचन से संबंधित, वो है हिपैटोपैनक्रिएटिक ग्लैंड। 2 नामों से मिलकर बनी है, हिपैटिक एंड पैनक्रियाज, यानी लीवर एंड पैनक्रियाज। तो इनका वही काम होता है जो हमारे अंदर लीवर और पैनक्रियाज का काम होता है। हिपैटोपैनक्रिएटिक ग्लैंड जो है, इसका डायग्राम आप यहाँ पर देखो, पोजीशन और डायग्राम। हिपैटोपैनक्रियाज जो है, इसमें 2 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। ठीक है, इसका जो पोस्टीरियर एरिया होता है वो छोटा होता है और वो स्टमक वाले पार्ट को घेरे हुए रहता है, जबकि एंटीरियर वाला जो पार्ट होता है वो लंबा होता है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर ये जो पूरा जो अपेक्स वाला पार्ट है ना स्नेल का, उस पूरे अपेक्स वाले पार्ट में ये अंदर अंतरांग पुंज की तरफ ये उपस्थित होता है एंटीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट तो छोटा होता है जिसने स्टमक को घेरा होता है, और एंटीरियर पार्ट बड़ा होता है जो पूरा जो कॉइल है ऊपर की साइड में, अपेक्स वाला पार्ट है, वहाँ तक आकर के ये रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसके अंदर जो है अंदर फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये ओवरी, जैसे अगर फीमेल है तो ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, और यहाँ तक ये एंटीरियर पार्ट है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड का। ये जो ग्लैंड है इसके अंदर असंख्य कुपिकाएँ होती हैं, एल्वियोलाई होते हैं। इन एल्वियोलाई में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, सिक्रेटरी सेल्स, रीएब्जॉर्प्टिव सेल्स एंड लाइम सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम, सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम। रीएब्जॉर्प्टिव सेल जो है
ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, यानी वापस से प्रोटीन को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और उसका डाइजेशन करता है। और लाइम सेल्स जो हैं ये कैल्शियम और फॉस्फेट का संग्रह करते हैं। तो ये 3 प्रकार की सेल्स जो हैं ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के जो कुपिकाएँ हैं, एल्वियोलाई हैं, उनमें उपस्थित होते हैं। और इन एल्वियोलाई से छोटी छोटी डक्टलेस निकलती हैं और ये सारी जो छोटी छोटी डक्ट्स हैं ये फिर संयुक्त होकर के बड़ी डक्ट बना लेती हैं। और ये एंटीरियर ग्लैंड और पोस्टीरियर एरिया जो है दोनों की डक्ट फिर एक कॉमन डक्ट के द्वारा ओपन होती है स्टमक में। और स्टमक में ये एंजाइम सिक्रीट करती है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो इस तरह से भोजन का जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो हो जाता है स्टमक वाले पार्ट में। तो ये हो गया क्या, फंक्शन ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, उसकी पोजीशन। ठीक है, अब हम लेते हैं, जैसा हमने बताया इसका भोजन। भोजन क्या है, पानी में रहने वाले, पानी में स्वच्छ जल में पाया जाता है जब ये, तो पानी में रहने वाले पौधे, जैसे मुख्य रूप से यहाँ मेंशन किया है मैंने वेलिसिनेरिया और पिस्टिया। तो इस तरह के जो गुद्देदार पौधे होते हैं उनको ये भोजन के रूप में खाना पसंद करता है। इसके अलावा कभी कभी जो मृत जीव होते हैं उनको भी खाते हुए इसे देखा गया है। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको बता ही दिया यहाँ पर कि किस तरह से ये जौ की सहायता से भोजन को काटता है, किस तरह से ये रेडुला की सहायता से उसको और छोटा छोटा पार्ट उसके और बारीक काट देता है। फिर ये ईसोफेगस में पहुँच गया, ईसोफेगस में केवल पैसेज हुआ, फिर स्टमक में डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाय हिपैटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड। उसके बाद में इंटेस्टाइन में मेन एब्जॉर्प्शन होता है, अपचित भोजन रेक्टम में पहुंच जाता है। रेक्टम कहाँ पर उपस्थित है, गिल और गोनोडक्ट के बीच में। ठीक है, राइट साइड में। और ये एनस के द्वारा ब्रैंकियल चैम्बर की तरफ उपस्थित है और ये एनस के द्वारा जो है बाहर ओपन होता है। बाहर जाने वाले पानी के साथ में अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।